हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। आज के इस लेक्चर से हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और फाइनल अकाउंट्स के कम से कम 2 या 3 लेक्चर आएंगे। उसके बाद हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एडवांस लेवल पर चलेंगे। ओके, जो बीकॉम में अधिकतर पूछा जाता है। अभी तक देखा जाए तो फाइनल अकाउंट की तक पहुंचने की हमारी जर्नी कैसी रही, तो सबसे पहले हमने गोल्डन रूल्स समझे। याद है सबसे पहले क्या करे थे हमने? गोल्डन रूल्स, ठीक है। और गोल्डन रूल्स करने के बाद में हमने कर ली जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्रीज बनाना हमने सीखा और जनरल एंट्रीज की हेल्प से हमने लेजर बनाना सीखा। जनरल एंट्री को लेजर के अंदर क्या किया था? पोस्ट, और उसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। और फिर लेजर के बैलेंस निकाले और उन बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया ट्रायल बैलेंस में। लेजर में जितने भी अकाउंट थे उन सब के क्या निकाले हमने? बैलेंस, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अब हम बनाने वाले हैं फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट हर बिजनेस बनाता है, हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो अपने फाइनल अकाउंट जरूर बनाता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो। हम यहाँ पर स्टार्टिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट समझेंगे क्योंकि वो थोड़े इजी रहते हैं और अधिकतर बेसिक लेवल पर वो उसी को सीखा जाता है। सो फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ती है और ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है, लेजर जनरल एंट्री से बनती है और जनरल एंट्री गोल्डन रूल्स के जरिए जो है बनाई जाती है, उसके कॉन्सेप्ट को देख के बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। फाइनल अकाउंट की अगर बात करूं तो फाइनल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस की हेल्प से कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो सीखने से पहले हमें फाइनल अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहले बात करूं वही फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट्स की अगर बात करूं और मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कोई ट्रेडिंग दुकान की, शॉप की, जैसे किराने वाला हो गया है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक ही स्वामी होता है, एकल स्वामी होता है। सो वो क्या करता है? 3 अकाउंट बनाता है फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सेकेंड बनाता है वो P&L, जिसको फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शॉर्ट में इसको P&L अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर बनाई जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब इनके बारे में बहुत सारे मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन तीनों में डिफरेंस करने में, इन तीनों को प्रिपेयर करने में और इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। जो ट्रेडिंग और P&L हैं ये दोनों अकाउंट हैं, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा ना, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। देखो अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने बताया था ना लेजर के टाइम ये T अकाउंट की तरह होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, T अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अकाउंट में आपको पता है क्या होता है, एक साइड में डेबिट और एक साइड में क्रेडिट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे कैसे आपका क्या होगा? P&L अकाउंट। कुछ लोग इनको साथ में भी बनाते हैं, वो बात की बात है। P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में P&L, P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस, तो P&L अकाउंट भी बोलते हैं लोग, ओके। लेकिन देखो बैलेंस शीट के आगे मैंने अकाउंट नहीं लिखा है, तो सबसे पहले तो ये है कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंसिंग एक स्टेटमेंट है, जैसे ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है ना, तो बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे ये बैलेंस शीट नाम लिखा जाता है और इसमें 2 कॉलम होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट नहीं होता इसमें, एक लायबिलिटी होता है और एक एसेट साइड होता है, तो 2 साइड होती है इसके अंदर और अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो मोटा मोटी मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया। अब होता क्या है, ये फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने का जो मकसद है, इन दोनों को बनाने का जो मकसद है, ट्रेडिंग और P&L, इन दोनों को बनाने का मकसद है कंपनी को या बिजनेस को या हमारे व्यापार को एक साल के अंदर, पूरे ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद ये बनते हैं, तो एक साल में आपने बहुत सारा बिजनेस किया, सेल किया, परचेज किया, खर्चे किए, इनकम कमाई, चीज़ें खरीदी, बेची, सब किया, तो आपको उस पूरे ईयर में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस।
तो वो पता करने के लिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया जाता है। और इस ईयर में कोई भी अकाउंटिंग ईयर ले लो, उस ईयर में आपको आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब है किसी भी कंपनी की क्या पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है ना। जैसे किसी के महीने का खर्चा कैसा चल रहा है ये देखना हो तो उससे सैलरी पूछ लो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम महीने का कितना कमाते हो, तो मोटा मोटी आइडिया लग जाता है ना। कहीं भी अपन जाते हैं, जब यंगस्टर अधिकतर जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर सामने यही पूछते हैं, हाँ भैया कैसा चल रहा है काम धंधा, कितना कमा लेते हो महीने का। तो उससे वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कैसा चल रहा है सैलरी, या जो भी आपका कमाई कितनी हो रही है, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है आपके पास धन दौलत कितनी है ना। कुछ लोग होते हैं ना उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, तो बोलते हैं जाके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी सही नहीं चल रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके पास धन दौलत कितनी है, एसेट्स कितनी है, लोग कितना मांगते हैं आपसे, वो कितना है आपका। अगर एसेट्स बहुत ज़्यादा है, धन दौलत बहुत ज़्यादा है, उधारी कम है, तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई। और अगर उधारी बहुत ज़्यादा है और एसेट्स वगैरह कम है, पैसा नहीं है ज़्यादा आपके पास में, कोई एसेट्स ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो ये सेम चीज़ बिजनेस पे भी अप्लाई होती है। तो ट्रेडिंग और P&L से हम किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका पता करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। ओके, अभी इनके बारे में एकदम से हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। उसलिए देखो, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं और दो तरह की इनकम होती है, ठीक है। मैं यहाँ सब हटा रहा हूँ, वो समझना आप, ठीक है। उससे आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा थोड़ा सा। और इन सबको हटा देते हैं, चलिए। फिर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह का फॉर्मेट बना दूंगा। फॉर्मेट रटाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में भी बना होगा, आराम से मिल जाएगा, वहाँ पर पता लग जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, P&L के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या एसेट्स होती है, क्या लायबिलिटी होती है। बट एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई तीनों में क्या डिफरेंस है और रटे क्यों, अगर समझें तो उस हिसाब से देखो। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हर बिजनेस के अंदर एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, खर्चे होते हैं, उनको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं वो बात की बात, पहले ये समझो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर मैं बता दूंगा ये होते क्या। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना, उनको हमको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहाँ लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ओके। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो फिर फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उनको तो हमको लिखना होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको तो हमको लिखना होता है P&L अकाउंट के अंदर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उनको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। तो जब तक ये पता नहीं होगा, आप फाइनल अकाउंट अच्छे से बना नहीं सकते। आप कभी भी ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट अच्छे से बिना रटे नहीं बना सकते, आप रटे मारोगे। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर रेवेन्यू है तो P&L में जाएंगे, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाएंगे, ओके। ये मैंने खुद ने मेरे हिसाब से निजात किया है इसको, अब आप समझना है इसको। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पहले डिफरेंस समझो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, जैसे सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड पे आ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट, मैं आपको एक चांटा लगा दूं, फट, टीचर हो ना हल्का सा, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको लगा दिया। एक मैं किसी और को बोलूं,
जा उसको लगा दे, ज़्यादा ही कर रहा है। तो ये मैंने आपको इनडायरेक्ट चांटा लगाया, मेरे हाथ से नहीं लगाया, लेकिन मेरे कहने पे किसी ने लगाया। खैर, यहाँ पर अहिंसावादी हैं हम, हिंसा की बातें नहीं करेंगे। सो अब देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, यानी किसी चीज से रिलेशन है उसका डायरेक्ट। यहां पर थप्पड़ से रिलेशन था, एक डायरेक्ट आ रही है और एक इनडायरेक्ट किसी और के थ्रू आ रही है। यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से, है ना। यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर जो परचेज होता है गुड्स का, उससे रिलेटेड है। तो ऐसे खर्चे जो किससे जुड़े हुए हैं, ऐसे खर्चे जो क्यों हुए, क्योंकि आप कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, चीजें बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या उसको क्या कर रहे हो, परचेज करके अपने बिजनेस में ला रहे हो। यानी कि या तो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या आप गुड्स परचेज करके फैक्ट्री में लेके आ रहे हो, या अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। क्योंकि आपको गुड्स सेल करना है तो पहले परचेज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या उस गुड्स को परचेज करके बिजनेस में लाने में कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसे सारे एक्सपेंडिचर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होते हैं। एक एक्सपेंडिचर होते हैं इनडायरेक्ट, ऐसे एक्सपेंडिचर जो मैन्युफैक्चरिंग से और परचेज से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो कौन से हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, चलो रेवेन्यू और कैपिटल को मैं यहां पर हटा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, आप इतना समझ लिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कहां जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएंगे। थोड़ा इजी बना देते हैं, हार्ड क्यों बनाए, है ना, बाद में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। सो ऐसे एक्सपेंडिचर जो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने के खर्चे, वो डायरेक्ट है। और इसके अलावा जो दूसरे खर्चे हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग से और गुड्स को परचेज करने से कोई संबंध नहीं है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखने होते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक, ओके। अब आइए हम चलते हैं सीधा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ऐसे कैसे एक्सपेंडिचर है ना, ऐसे कैसे इनकम भी है। इनकम भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम, या एक डायरेक्ट रेवेन्यू या इनडायरेक्ट रेवेन्यू या इनडायरेक्ट कमाई। तो डायरेक्ट वो है जो सेल करने से हो रही है, वो डायरेक्ट, और इसके अलावा कोई इनकम हो रही है, वो इनडायरेक्ट। तो उसमें भी ऐसा ही होता है। अब देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ छोटा सा, और पीएनएल अकाउंट का भी बनाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक बार बताता हूं आपको कुछ बना के। सॉरी, फॉर्मेट तो मैं वैसे इनका लास्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ट्रेडिंग के बीच में और पीएनएल के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये दो अकाउंट बनाए मैंने। एक का अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर है। ठीक है, 2000 जो भी, यहां लिख देंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ईयर एंड पे बनते हैं ना ये, ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है 2022 या जो भी। फिर यहाँ आप डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इसमें भी डेबिट क्रेडिट। यहां आता है पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। यहां पर भी सेम, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ओके, अब देखिए इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है यहां से, टू ओपनिंग स्टॉक। यानी कि ये साल जब स्टार्ट हुआ था, मान लेते हैं हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं फाइनेंशियल ईयर मान रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है 21 में, और खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो पूरे 12 मंथ हो जाएंगे। तो ये ईयर खत्म कब हो रहा है, 22, और स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 21 में। ओके, और खत्म मार्च में हो रहा है 22 में। 12 महीने हो गए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक।
तो 1 अप्रैल को आपके पास जब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा तब गुड्स का कुछ स्टॉक तो होगा, जो ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2021 को था उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, वो यहां आएगा। अच्छा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा, हाँ वो आएगा यहां, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक यानी कि इस दिन का 1 अप्रैल 2021 साल के स्टार्टिंग का आपके पास कितना गुड्स पड़ा था और साल एंड हुआ तब आपके पास कितना गुड्स पड़ा था, वो यहां लिख देंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 30,000 रुपए का गुड्स था और अभी मेरे पास 60,000 का है, ठीक है, ओके, क्लोजिंग में। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ चीजें हो रहे हैं। अब आपको यहां पर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट में लिखने हैं और जो भी इनकम हो वो क्रेडिट में लिखनी है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को परचेज से रिलेटेड हो, और इनकम भी ऐसी होनी चाहिए डायरेक्ट, ओके। तो यहां आ जाएंगे आपके 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से पहले आएगा आपका 2 परचेज। क्या आ जाएगा? परचेज। मान लेते हैं हमारी 1 लाख रुपए की परचेज है और इसमें से आपको लेस कर देना है परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई परचेज रिटर्न कर दिया है, मान लेते हैं 10,000 रुपए की परचेज रिटर्न है, तो ये आगे यहाँ पर 90,000 रुपए का आपने गुड्स परचेज किया। 30 का पहले था, 90 का और परचेज कर लिया। इसके अलावा यहाँ आ जाएगा, ये भी खर्चा ही है परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं वो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। नाम बता देता हूँ, जैसे कि वेजेस, जैसे कि फ्रेट या फैक्ट्री एक्सपेंस, कैरिज इनवर्ड, ऐसे मैं कल आपको बहुत अच्छे से इसके नाम भी बता दूंगा, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएंगे? यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो है 10,000 रुपए के या 20 के मान लो, या चलो मान लेते हैं 40,000 के, ओके, 40,000 के एक्सपेंस हो गए। अब यहां और क्या आएगा? इधर आएगा बाय सेल्स। बाय सेल्स मान लेते हैं सेल होगी 2 लाख रुपए की और लेस कर दो उसमें से सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हो गई मान लेते हैं 20,000 या 30,000 की, तो 30,000 का माल सेल रिटर्न हो गया, तो हमारी नेट सेल हो गई 1,70,000। अब यहां पर इनकम की टोटल कर दो। क्रेडिट में इनकम ही आता है। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया? वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है अभी इस चक्कर में मत पड़िए, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 1,70,000 की कमाई हुई, 60,000 का गुड्स हमारे पास में पड़ा है, टोटल यहां क्रेडिट आ गया 230, 2,30,000। इसमें से आप लेस कर दीजिए ये सारे डेबिट में जो भी खर्चे हैं, 30,000 आपका ओपनिंग स्टॉक, 90,000 की आपकी परचेज और 40,000 के आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको यहां पर हुआ प्रॉफिट 70,000 रुपए का। ये बैलेंसिंग फिगर से आया। बैलेंसिंग फिगर तो निकालना मैंने लेजर में ही सिखा दिया था, ओके। तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको जीपी भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इधर 70,000 का। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में ना आके क्रेडिट में आ जाता तो ऐसा कब होता? जब डेबिट के खर्चे ज्यादा होते, और खर्चे ज्यादा होते और इनकम कम होती तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, फिर क्रेडिट में बैलेंस आता तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, लॉस लॉस लॉस, ओके। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे अब कहां? पीएनएल में, यहां। तो यहां लिख देंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना? 70,000। अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहां पर, तो वो इधर ट्रांसफर हो जाता। अब इसके अलावा क्रेडिट साइड में कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कोई इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहां आएगी। मान लेते हैं 5,000 का या 6 का मान लो, चलो ठीक है। इसके अलावा कोई डिविडेंड रिसीव कर लिया, शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड मिलता है, वो यहां आ जाएगा। मान लेते हैं 4,000। तो टोटल हमारी जो इनकम हो गई यहां पर, ये हो गई 80,000। अभी यहां क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट नहीं, कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां आ जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होते हैं? जैसे सैलरी हो गया, जैसे रेंट हो गया, जैसे कोई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, और जैसे कैरीज आउटवर्ड हो गया, ठीक है, और
जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर लिया कोई, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उधर इंटरेस्ट पे कर दिया आपने लोन पर, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग से और परचेज से कोई रिलेशन नहीं होता है। मान लेते हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे 50,000 की, है ना, यहाँ सब लिखने पड़ेंगे लेकिन मैं सबकी मान लेते हैं 50 है सबकी टोटल। अब देखिए यहाँ की टोटल 80 में से 50 चला गया तो कितना बच गया 30,000। ये 30,000 जो है बैलेंसिंग फिगर में आया, ये है आपका नेट प्रॉफिट। क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस आता तो खर्चे ज्यादा होते तो इधर बैलेंस आ जाता, इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो नेट लॉस हो जाता। चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, इसको कहां ट्रांसफर करना होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं बैलेंस शीट में। चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस, दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। अब बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे वो हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि मैं आगे जब समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।